गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स का। एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको दो चीजें बता दी थी। एक तो मैंने आपको प्रिपरेशन बताई थी बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। जब आप एल्काइंस की पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो बच्चे उसके लिए अपने को दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होती हैं। एक होता है ब्रिज रिडक्शन और दूसरी होती है लिंडलर कैटलिस्ट। जो ब्रिज रिडक्शन होता है वो बनाता है ट्रांस आइसोमर और जो लिंडलर कैटलिस्ट होता है वो बनाता है सिस आइसोमर। पहले पार्शियल रिडक्शन करने के बाद दूसरी रिएक्शन आपने कौन सी डिस्कस की थी? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स या एल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाने के लिए मैंने कौन सा रिएजेंट चूज किया था? अल्कोहलिक KOH चूज किया था। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एक कार्बन से हैलोजन रिमूव करेगा। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होता है उससे अगले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर आप हाइड्रोजन को नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन से हाइड्रोजन से रिमूव करना है, फिर आप कौन सा रूल यूज करते थे? सेडजेफ रूल यूज करते थे। सेडजेफ रूल हमें क्या बोलता है? सेडजेफ रूल हमें यह बताएगा जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एलिमिनेशन हम वहां से करवाते हैं। तो इसका मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH3। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी। अब इस कार्बन से क्लोरीन जाएगा, ये कंफर्म है। इस कार्बन से क्लोरीन जाएगा, ये कंफर्म है। हाइड्रोजन निकलेगा या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से। तो हमें हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकालना है? जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3। तो आप क्या करेंगे? ये जो 2 हाइड्रोजन वाले हैं ना, इसको ऐसे लिख लेंगे और बाद में इनका HCl रिमूव करवा देंगे। जहां पे हमने रिमूवल करवाया वहां पे क्या बन जाएगी? डबल बॉन्ड बन जाएगी। ये हमारा प्रोडक्ट आएगा ब्यूट 2E। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास हमारा केस होता है एल्कीन्स की प्रिपरेशन में। अब यहाँ पे जो मैंने हेलोअल्केन चूज किया, ये हेलोअल्केन बच्चे में 3 तरह का चूज कर सकता था। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, क्लोरीन की जगह में यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा सकता था और ब्रोमीन की जगह यहाँ पे आयोडीन भी लगा सकता था। तो यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के हेलोअल्केन्स हैं। या तो मेरे पास क्लोरीन वाले हेलोअल्केन होंगे, या ब्रोमीन वाले हेलोअल्केन्स होंगे, या आयोडीन वाले हेलोअल्केन्स होंगे। तो अगर मुझे यह बताना हो इन तीनों में से रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, तो आयोडीन वाले हेलोअल्केन्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। आयोडीन वाले हेलोअल्केन ये रिएक्शन जल्दी करेंगे, फॉलोड बाय ब्रोमीन वाले, फॉलोड बाय क्लोरीन वाले। ऐसा क्यों? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आयोडीन का साइज बड़ा होता है। जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होगी। लंबी बॉन्ड्स को तोड़ना इजी होता है, और अगर आप लंबी बॉन्ड को तोड़ देंगे तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। आप इस रिएक्शन में हैलोजन की बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हैं, आयोडीन वाली बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो जिस रिएक्शन में या जिस कंपाउंड में बॉन्ड इजीली टूट जाएगी वहां पे रिएक्शन जल्दी होगी। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? यहाँ पे अपन ने यही देखा आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा। क्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड धीरे टूटेगा। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? आयोडीन वाले हैलोअल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्लोरीन वाले हैलोअल्केन सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। तो ये हमारे पास हमारा ऑर्डर आ गया। अब इसमें एक और बात है, मैं एक काम करता हूं, मैं हैलोजन फिक्स कर देता हूं।
यहाँ पे कार्बन चेन फिक्स है, मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, हेलोजन को। कार्बन चेन फिक्स है और मैं हेलोजन को चेंज कर रहा हूँ। नीचे मैं क्या करूंगा, नीचे मैं कार्बन चेन को सेम रखूंगा, सॉरी हेलोजन को सेम रखूंगा। हेलोजन सेम रख के किसको चेंज करूंगा, कार्बन चेन को। अब कार्बन चेन अपने पास कितने तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये आ गई प्राइमरी, ये आ गई सेकेंडरी, और तीसरी कौन सी होगी, टर्शियरी। तो इन तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, टर्शियरी वाली ज्यादा रिएक्टिव होगी। अगर मैं हेलोजन सेम रखता हूं और कार्बन चेन को डिफरेंट करूंगा तो टर्शियरी वाली ज्यादा रिएक्टिव होगी, फिर सेकेंडरी वाली, फिर प्राइमरी वाली। टर्शियरी वाली ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगी, क्योंकि अपन ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, मैंने बताई थी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, टर्शियरी वाला ही करेगा। तो इसलिए ये हमारे पास हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ जाएगी हेलो एल्केन्स की। ये दोनों नोट कर लो, ये जरूरी होती है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी कल वाली रिएक्शन थी, इस कल वाली रिएक्शन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिएक्शन नंबर 3। पहली प्रिपरेशन थी पार्शियल रिडक्शन की, दूसरी प्रिपरेशन थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की, तीसरी रिडक्शन हमारे पास आ गई है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। कौन से कंपाउंड चूज कर रहे हैं आप, विसिनल डाइहैलाइड्स। अब यहां पे सबसे पहले सुन लो, दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड है विसिनल और दूसरा वर्ड होता है जेमिनल। दोनों में क्या फर्क होता है, विसिनल जेमिनल को छोड़ दो एक बार, आप अगले वर्ड पे आओ। अगला वर्ड कौन सा है, डाइहैलाइड्स। डाई का मतलब दो और हैलाइड्स का मतलब हेलोजन। हमने हमारी कार्बन चेन पे कितने हेलोजन लगाने हैं, दो लगाने हैं। अब वो दो हेलोजन अपन कहां लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन चूज करते हैं विसिनल और जेमिनल। मेरे पास मेरी कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में अगर मैंने दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे लगा दिए, सेम कार्बन पे, इसी पे लगा दिया और इसी पे लगा दिया, तो ये होता है बच्चे जेमिनल। इसे अपन क्या बोलते हैं, जेमिनल बोलते हैं। कब, जब हमारे दो हेलोजन सेम कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। सही है। अगर सेम कार्बन पे ना होकर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोसियों पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, इसे फिर आप बोलते हैं विसिनल। इसे क्या बोलते हैं, विसिनल। तो अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है वो होता है जेमिनल, एक दो साथ वाले कार्बन पे अगर हेलोजन है तो उसे आप क्या बोलेंगे, विसिनल। ये वाला एग्जांपल देखो, ये जेमिनल तो नहीं है क्योंकि सेम कार्बन पे आने चाहिए, जेमिनल तो नहीं है, ये विसिनल भी नहीं है। विसिनल के लिए मैंने क्या बोला, एडजेसेंट कार्बन पे, पड़ोसी पे आना चाहिए, पड़ोसी के पड़ोसी पे नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों कार्बन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर दो कार्बन के बीच में गैप आ गया तो वो ना तो विसिनल है, वो ना जेमिनल है, वो अलग टाइप का है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए अपने को ये दो ही केस पढ़ने होते हैं। हमारी रिएक्शन कौन से वाली है, विसिनल वाली, तो मैं जेमिनल को यहां से रिमूव कर रहा हूं। आपा ने किसकी रिएक्शन करवानी है, विसिनल की रिएक्शन करवानी है। क्या होता है इस रिएक्शन में, देखो मैंने ऐसा कार्बन कंपाउंड लेना है जिसमें दो हेलोजन हो और वो भी विसिनल पोजीशन पे। तो ये देखो, ये इसमें दो हेलोजन आ रहे हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे आ रहे हैं। आपा ने क्या करना है इस रिएक्शन में, जिंक ऐड कर देना है। क्या ऐड करेंगे,
जिंक। जिंक क्या करेगा, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो जिंक क्या करेगा इन दोनों को अपने साथ ले जाएगा, यानी कि क्या रिमूव होगा ZnCl2 रिमूव होगा। ये दोनों जिंक के साथ चले गए, ये वाली बॉन्ड यहां आ जाएंगी, क्या बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा। ये समझ में आ गया, सिंपल सी रिएक्शन है। और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ गया, यहां पे Br यहां पे Br, सही है। तो मैंने यहां पे किससे रिएक्शन करवानी है, जिंक से। जिंक क्या करेगा इन दोनों को ले जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगी डबल बॉन्ड, कंपाउंड बन जाएगा। ये साथ में क्या रिमूव होगा ZnBr2, जिंक डाइब्रोमाइड। तो ये अपनी रिएक्शन होगी, बात समझ में आ गई होगी। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, नोट करो, एक एग्जांपल मैं करने के लिए दे रहा हूं। हाँ जी, प्रोडक्ट का नाम बताना, नाम क्या बनेगा। ये लो, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बताओ और प्रोडक्ट का नाम बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट का नाम बताना है। हमने रिएक्शन करवानी है जिंक के साथ, ZnBr2 रिमूव होगा, डबल बॉन्ड बनेगी, लेकिन नाम बताओ क्या बनेगा। 1,2-डाइमिथाइल ब्यूटीन। 1,2-डाइमिथाइल ब्यूटीन। ब्यूट-2-ईन। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती है सौरभ, तो ब्यूट-2-ईन, ये ध्यान रखेंगे सभी। ओके। बाकी सौरभ ने सही बताया, इसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया पोजीशन की बताई। तो पोजीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हमने यहां पे क्या किया ZnBr2 रिमूव कर दिया। ZnBr2 रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये, सही है। अब इसका नाम कैसे देंगे अपन, 1 2 3 4, 2 और 3 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट-2-ईन। तो ये हमारे पास हमारा कंपाउंड है, क्लियर हो जाएगा। ये थी बच्चे हमारी थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड्स में 2 ही बातें याद रखने वाली हैं, एक तो जो आपके हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन्स पे आने चाहिए, बिल्कुल साथ साथ वाले कार्बन्स पे, और इनको रिमूव करने के लिए कौन सा रिएजेंट चूज करेंगे, जिंक को चूज करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3, विसिनल डाइहैलाइड्स। नेक्स्ट आ गई है हमारी फोर्थ प्रिपरेशन। फोर्थ प्रिपरेशन है हमारी यहां पे फ्रॉम, या बाय कर लो, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आ गई अपनी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले ये हमें रिएक्टेंट कौन सा चाहिए, तो हमारे रिएक्टेंट का नाम क्या है, एल्कोहल। हमने क्या करना है, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है। डी का मतलब होता है रिमूव करना, और किसको रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रा को रिमूव कर रहे हैं। हाइड्रा का मतलब है पानी को रिमूव करेंगे। तो हमने एल्कोहल में से क्या निकालना है, पानी निकालना है। जब आप एल्कोहल में से पानी निकाल देते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं ना आप।
तो जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देते हो, अल्कोहल में से पानी निकाल देते हो, तो अल्कोहल्स क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं। अब अल्कोहल में से पानी निकालने, कैसे निकालेंगे? अल्कोहल में से पानी निकालने के लिए हमारा जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है बच्चे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। देखो मैंने भी तब आपको बहुत सारी रिएक्शंस करवा दी, मैं आपको किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर याद करने के लिए नहीं बोलता। इस रिएक्शन में टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन में हम कितना टेम्परेचर लगाते हैं? 170 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बोलूं तो 443 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। इस एग्जांपल में टेम्परेचर याद भी रखेंगे। देखो अगर आप एग्जांपल याद ही टेम्परेचर याद भी रखोगे ना तो कोई और प्रोडक्ट बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इसी टेम्परेचर पे एल्कीन बनाता है, अगर आप कोई और टेम्परेचर ले लोगे ना तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप क्या चूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 443 केल्विन। हो गया। अब रिएक्शन देखो, जैसे मैंने आपको एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन करवाई थी ना, ये वैसी रिएक्शन ही है। एक बार देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये वाला एल्कोहल आ गया, क्या नाम है इस एल्कोहल का? इथेनॉल। एक और दो कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एल, और एल्कोहल के लिए ओल, तो इसका नाम आ गया इथेनॉल। इथेनॉल की मैंने रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे। तो क्या होगा? इस कार्बन से OH निकल जाएगा और इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन। तो मैं एक काम करता हूं, इसका OH ऐसे नीचे लिख देता हूं, इसका हाइड्रोजन नीचे शो कर देता हूं। क्या रिमूव करेंगे? वाटर। ये वाली बॉन्ड यहां चली जाएगी, क्या बन जाएगा? एल्कीन। बाय प्रोडक्ट क्या बना? इसीलिए रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। पानी निकाल दिया आपने। बात समझ में आ गई? तो सेम रिएक्शन है, बस वहां पे HBr HCl ये निकल रहे थे, यहां पे क्या निकलेगा? वाटर। बात समझ में आ गई होगी? तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन देखो, जैसे मैंने यहां पे ये वाला कंपाउंड ले लिया, क्या नाम है इसका? प्रोपेन टूल। सही है। क्या करवाएंगे इसकी? डिहाइड्रेशन। कैसे करवाती है? H2SO4 443 केल्विन। तो क्या करना है? अपन ने पानी निकालना है। अब इस कार्बन से तो OH जाएगा, हाइड्रोजन या तो यहां से जाएगा या यहां से जाएगा। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके पास कितने हैं? 3। तो दोनों के पास सेम है, कहीं मर्जी से निकाल लो। मैं यहां से निकाल लेता हूं। तो यहां से मैं क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दूंगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। Prop1E। सही है। वैसे रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। देखो एक और, मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ गया, इसका प्रोडक्ट बनाओ भाई, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बना के नाम बताओ। प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट का नाम बताओ, क्या बनेगा? थ्री मिथाइल ब्यूट 1 इन। दोबारा बोलोगे? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। गलत है बच्चे। नाम थोड़ा सा गलत है। और किसी को कोई एग्जांपल आता हो? अनीशा, भूमिका, छिंदर, सृष्टि और सारिका।
सौरभ कुछ बना? चिराग सॉरी, ब्यूटूइन, लेकिन मिथाइल की पोजीशन अभी भी गलत है, मिथाइल 3 पे नहीं आएगा। 1 पे आएगा। मिथाइल ब्यूटूइन नहीं 2 पे आएगा बच्चे, 2 पे। मैं बता देता हूं कैसे। अपने पास ये वाला कंपाउंड है, इस कार्बन से OH जाएगा, ये पक्का है। इस कार्बन से OH जाएगा। हाइड्रोजन निकालने के लिए मेरे पास 2 चांस है, या तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा, या यहां से जाएगा, या यहां से जाएगा। इस कार्बन के पड़ोसी ये 3 है ना, तो इन तीनों में से कहीं से भी जा सकता है। इसके पास है 3 हाइड्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2। तो सेंसेफ रूल से कहां से निकालेंगे? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से, तो यहां से निकालेंगे। तो अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूंगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगी, डबल बॉन्ड यहां बनेगी, तो मेरे पास ये आ गया। अब यहां तक तो आपने सही किया सौरभ, नंबरिंग आपने गलत कर दी। इसको लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटूइन। ये था हमारे पास हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का कंसेप्ट। हो जाएगी रिएक्शन। प्रिपरेशंस हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं, प्रिपरेशन खत्म हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आ जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को 2 ही पढ़नी होती है, एक सॉल्युबिलिटी और एक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी आ गई सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी सॉल्युबिलिटी। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं ये, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं इनको फटाफट करवा देता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली हमारे पास आ जाएगी सॉल्युबिलिटी। अब आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एल्कीन्स की बात कर रहे हैं। एल्कीन्स की सॉल्युबिलिटी आप कहां पे चेक करेंगे? सबसे पहले पानी में चेक करो। अगर पानी में सॉल्युबल है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है पानी में सॉल्युबल तो कहां सॉल्युबल होगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बताया था ना मैंने। तो आप इसको चेक कर रहे हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर सॉल्युबल होने की 2 कंडीशंस हैं। एल्कीन पानी में तभी सॉल्युबल होंगे अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते होंगे। एल्कीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। दूसरी कंडीशन क्या होती है? मॉलिक्यूल हमारा पोलर होना चाहिए, लेकिन एल्कीन्स हमारे पोलर नहीं होते। एल्कीन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर हैं। तो एल्कीन्स ना तो पोलर है, ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो लिखोगे एल्कीन्स आर insoluble in water as they are polar in nature, sorry, as they are non-polar in nature. polar नहीं आएगा, non-polar आएगा। as they are non-polar in nature and do not form hydrogen bond with water. हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, तो ना तो ये पोलर है और ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं है। पानी में नहीं है तो कहां होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो लिखोगे दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पानी में तो नहीं है तो कहां पे होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं मैंने बताए थे, दोबारा बता रहा हूं। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को ही नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। सही है? तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी आ गई बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके बाद खत्म हो जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हमारी बॉइलिंग पॉइंट की।
तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, 5 गोल्डन रूल। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड करती हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, और ये सब कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा फोर्सेस इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे फोर्सेस इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, तो आप क्या बोलोगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि 3 कार्बन है। 3 से ज्यादा किसके होंगे? 4 वाले के। अब 4 वाले में मेरे पास 2 केस हैं, एक केस तो ये वाला है और एक केस ये वाला है। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? नीचे वाले का, क्योंकि नीचे वाले में 4 कार्बन आ रहे हैं स्ट्रेट चेन में, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग आने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो एन ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 मिथाइल प्रोपीन। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है, इसको एज इट इज ले लो। ये कंसेप्ट है, ये एग्जांपल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। कल फिर आप डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स।